Hello, good evening, class. I hope you all are doing great and excited for your next lecture. Okay, our today's topic is structure of tree. आज हम ट्री के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे, प्लस उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे, प्लस उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे. ओके, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. आवर फर्स्ट टॉपिक इज मैक्रो स्ट्रक्चर. मैक्रो स्ट्रक्चर, ये जो टर्म है इसका क्या मतलब है? मैक्रो स्ट्रक्चर मीन्स ऐसा स्ट्रक्चर जो कि विजिबल रहता है आपको विद नेक्ड आइज. ठीक है, जिसको आप अपनी आइज़ की हेल्प से देख सकते हो. जैसे कि ये सामने आपको पेड़ की पिक्चर दिख रही है, ये क्या है? मैक्रो स्ट्रक्चर है ट्री का. ठीक है, इसके अंदर अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे क्राउन, स्टेम, रूट्स, जिसको आप इजीली अपनी आइज़ की हेल्प से विजुलाइज कर सकते हो. तो ये सारा का सारा क्या है? मैक्रो स्ट्रक्चर है ट्री का. ठीक है, अब ये जो अलग 3 पार्ट्स दे रखे हैं पेड़ के, ठीक है, इनके अलग अलग फंक्शंस रहते हैं. ठीक है, अब रूट्स का क्या फंक्शन है, स्टेम का क्या फंक्शन है और क्राउन का क्या फंक्शन है, इसके बारे में स्टडी करते हैं वन बाय वन. ओके, पहले बात करते हैं रूट्स की. अब रूट्स का क्या फंक्शन रहता है? रूट्स क्या करती हैं? सॉइल से जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाटर होते हैं, जो कि एक पेड़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उसके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को सॉइल से लेकर स्टेम के थ्रू लीव्स एंड ब्रांचेस तक पहुंचाने का काम करती हैं. ठीक है, रूट्स क्या करती हैं? सॉइल से इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर स्टेम के थ्रू लीव्स एंड ब्रांचेस में पहुंचाने का काम करती हैं. ठीक है, सेकंड है स्टेम, जिसको हम ट्रंक भी बोलते हैं. ये क्या करता है? ये इसका फंक्शन होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना. ये क्राउन को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, प्लस सप्लाई करते हैं न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट ब्रांचेस एंड लीव्स. ठीक है, ये स्टेम क्राउन को सपोर्ट प्रोवाइड करती है और सप्लाई करती है न्यूट्रिएंट्स को भी और वाटर को भी फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट ब्रांचेस एंड लीव्स. ठीक है, अब थर्ड है ये क्राउन. ठीक है, अब ये क्राउन में क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस. ठीक है, इसमें क्या होता है? लीव्स होती हैं और ब्रांचेस होती हैं. ठीक है, और इन लीव्स का क्या काम होता है? ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करती हैं, ट्री के लिए फूड का प्रोडक्शन करती हैं. ठीक है, ट्री के लिए क्या करती हैं? फूड का प्रोडक्शन करती हैं. ठीक है, तो ये सारा का सारा क्या है? मैक्रो स्ट्रक्चर है ट्री का. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रो स्ट्रक्चर के बारे में. ठीक है, अब माइक्रो स्ट्रक्चर क्या है? ऐसा स्ट्रक्चर विच इज़ नॉट विजिबल विद नेक्ड आइज, जिसको आप अपनी आइज़ की हेल्प से नहीं देख सकते हो. ठीक है, अगर आपको ट्री का माइक्रो स्ट्रक्चर स्टडी करना है तो इसके लिए आपको माइक्रोस्कोप की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट रहता है जिसकी हेल्प से आप स्टडी कर सकते हो माइक्रो स्ट्रक्चर के बारे में ट्री के. ठीक है, अब माइक्रो स्ट्रक्चर में क्या स्टडी कर सकते हैं? जैसे आप ट्री के सेल्स के बारे में स्टडी कर सकते हो, उसके टिश्यूज़ के बारे में स्टडी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. ठीक है, अब ये जो ट्री है इसके अंदर लिविंग और डेड सेल्स, ये 2 तरह के सेल्स प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, लिविंग सेल्स के अंदर जैसे सैप, कोर, मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म. ठीक है, लिविंग सेल्स में सैप, कोर, मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म, ये जो हैं कुछ लिविंग सेल्स प्रेजेंट रहते हैं आपके ट्री के अंदर. ठीक है, और इन सेल्स और फाइबर के बेसिस पे हम माइक्रो स्ट्रक्चर को क्लासिफाई करते हैं इनटू 3 टाइप्स. नंबर 1 कंडक्टिव सेल्स, नंबर 2 इज
मैकेनिकल सेल्स एंड नंबर थर्ड इज स्टोरेज सेल्स। अब ये जो कंडक्टिव सेल्स हैं इनका क्या रोल रहता है, ठीक है, ये ट्रांसफ़र करते हैं न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम रूट्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द ट्री, ठीक है। ये जो कंडक्टिव सेल्स हैं ये क्या करते हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम रूट्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द ट्री बट इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या करते हैं, रूट से न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर करते हैं अलग अलग पार्ट्स में ट्री के, ठीक है। अब वर्टिकल डायरेक्शन में मतलब कि ये इस तरह से जो है रूट से अलग अलग पार्ट्स में ट्री के न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, इस तरह वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट इज मैकेनिकल सेल्स। अब ये मैकेनिकल सेल्स क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू ट्री, ठीक है। ये ट्री को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्टोरेज सेल्स। स्टोरेज सेल्स नाम से ही क्लियर है, ये क्या करते हैं, जो भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स हैं एंड फूड हैं उसको स्टोर करने का काम करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं इट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये पेड़ को जो है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं और एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स एंड फूड को क्या करते हैं, स्टोर करने का काम करते हैं, ठीक है। और ये जो स्टोरेज सेल्स हैं ये मेडुलरी रेज के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। मेडुलरी रेज हैं उसके अंदर ये जो हैं स्टोरेज सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ ट्रंक। जो हमने पीछे स्टेम देखा था जिसको हम ट्रंक भी बोल रहे थे, उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स रहते हैं इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल व्यू है ट्रंक का, ठीक है। पेड़ को जब आप काट देते हो तो ये इस तरह से दिखता है अंदर से, ठीक है। तो इसके बारे में हम स्टडी करते हैं, इसके पार्ट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे वन बाय वन, ठीक है। पहले देखो यहाँ पे ये जो सेंटर में आपको दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, पिथ बोलते हैं, ठीक है। ये पिथ जो है सबसे इनर मोस्ट सेंट्रल पोर्शन होता है ट्री का, या फिर कोर ऑफ द ट्री भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको हम मेडुला भी बोलते हैं, ठीक है। पिथ को हम क्या बोलते हैं, मेडुला भी बोलते हैं, ठीक है। ये कंसिस्ट करता है सेलुलर टिश्यूज़ को, ठीक है, जो कि प्लांट को यंग एज के अंदर नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। जब आपका पेड़ यंग एज में होता है तो उस टाइम पे ये जो पिथ है उसको इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स और वाटर सप्लाई करने का काम करता है, ठीक है। बट जैसे जैसे पेड़ की एज बढ़ती है तो ये जो पिथ है टाइम के साथ ब्लैक हो जाता है, डार्क कलर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर का जो सैप है वो निकल जाता है और ये ड्राई हो जाता है और डेड पोर्शन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको ये दिख रहा होगा इसको हम क्या बोलते हैं, हर्टवुड बोलते हैं, ठीक है। ये जो पिथ के सराउंडिंग में जो आपको इनर एनुलर रिंग्स दिख रही हैं इसको हम क्या बोलते हैं, हर्टवुड बोलते हैं, ठीक है। हर्टवुड क्या होती है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है टिम्बर का, ठीक है। ये डार्क कलर में होती है और साथ में कंटेन करती है डेड सेल्स को। ये सबसे स्ट्रॉन्गर पार्ट है ट्री का जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है फॉर इंजीनियरिंग वर्क्स में, ठीक है। जितनी भी हम लकड़ी से फर्नीचर बनाते हैं या अपने डोर्स और विंडोज़ को बनाते हैं घरों के, बिल्डिंग्स के, वो जो लकड़ी हम यूज़ करते हैं वो क्या होती है, हर्टवुड, ठीक है। वो जो पार्ट होता है टिम्बर का वो कौन सा पार्ट होता है, हर्टवुड होता है, ठीक है।
ये सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है। इसके ऊपर फंगस का अटैक बहुत ही कम होता है क्योंकि ये डेड सेल्स को कंटेन करता है, ठीक है। ये एक डेड पोर्शन होता है टिम्बर का, बट सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है टिम्बर का, जिसको आप वेरियस इंजीनियरिंग वर्क्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है ये जो दिख रहा है आपको, जो कि हर्ट वुड से जो नेक्स्ट और जो कैम्बियम लेयर के बीच जो आपको आउटर एनुलर रिंग्स दिख रही हैं, ठीक है, ये जो लाइट पोर्शन में, ये क्या है, सैप वुड है, ठीक है। सैप वुड क्या है, ये जो है आउटर एनुलर रिंग्स होती हैं जो कि हर्ट वुड और कैम्बियम लेयर के बीच में प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। और ये जो सैप वुड है ये हर्ट वुड के सराउंडिंग का पोर्शन है जो कि लाइट कलर में होता है, ठीक है। और इसका वेट भी काफ़ी ज़्यादा लाइट होता है, ठीक है। और ये कंटेन करता है लिविंग सेल्स को, ठीक है। और ये बहुत ही लेस स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, बहुत ही कम जो है ये स्ट्रॉन्ग होता है। और इसलिए इसके अंदर जो है फंगस का अटैक भी बहुत ही ईजिली हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये लिविंग सेल्स को कंटेन करता है, ठीक है। इसमें लिविंग सेल्स होने की वजह से इसमें फंगस का अटैक भी बहुत जल्दी होता है और इसका जो स्ट्रेंथ है वो भी बहुत ही कम होती है। प्लस ये लाइट वेट होता है एंड लाइट कलर में होता है, ठीक है। अब इससे जो नेक्स्ट ये आपको दिख रही है लेयर, इसको हम क्या बोलते हैं, कैम्बियम लेयर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखो इधर ये जो आपको दिख रहा है ना, ये डॉट डॉट से जो ये लेयर दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं हम, कैम्बियम लेयर बोलते हैं, ठीक है। एक थिन लेयर होती है सैप की, सैप मतलब कि फ्लूइड, ठीक है, गोंद जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है। एक पतली सी लेयर होती है सैप की जो कि आपके सैप वुड एंड इनर जो बार्क है इसके बीच में प्रेजेंट रहती है, ठीक है। ये क्या करती है, पेड़ की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। और ये जो लेयर है सैप की, बाद में क्या हो जाता है, ये सैप वुड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ये जो कैम्बियम लेयर है, थिन लेयर जो है सैप की, आफ्टर सम टाइम इट इज़ कन्वर्टेड इनटू सैप वुड। ये जो लेयर है बाद में कुछ टाइम के बाद जो है सैप वुड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं इनर बार्क की, अंदर वाली जो बार्क है पेड़ की, जिसको छाल बोल सकते हो आप, उसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। इनर बार्क क्या करती है, ये एक तरह की इनर स्किन होती है पेड़ की जो कवर करती है, प्रोटेक्ट करती है इस कैम्बियम लेयर को, ठीक है। ये जो इनर बार्क है ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, कवर करती है इस कैम्बियम लेयर को, ठीक है। उसके बाद जो ये बाहर आपको दिख रही है ना, इसको हम बोलते हैं आउटर बार्क। आउटर स्किन जो होती है पेड़ की, ये क्या करती है, कवर करती है पूरे के पूरे ट्री को, प्रोटेक्ट करती है ट्री को फ्रॉम आउटर अटैकिंग एजेंसीज। जो बाहर से जैसे वेदर का अटैक होता है, वेदर में जैसे चेंजेस आ रहे हैं, समर आ रही है, विंटर आ रही है, या फिर रेनफॉल है, या तो फिर फंगस या बैक्टीरिया का अटैक हो जाता है, इंसेक्ट्स का अटैक हो जाता है, बर्ड से, एनिमल से, ये प्रोटेक्ट करने का काम करती है पूरे के पूरे पेड़ को, ठीक है। ये जो आउटर जो बार्क है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको रेडियली जो दिख रही है ना, ये रेडियल डायरेक्शन में जो आपको ये रेज दिख रही हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मेडुलरी रेज बोलते हैं, ठीक है। ये जो आपको दिख रही हैं ये क्या हैं, ये हैं मेडुलरी रेज हैं, ठीक है। ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, मेडुलरी रेज बोलते हैं, ठीक है। इनका क्या काम होता है, ये पतली पतली जो रेडियल रेज होती हैं, ठीक है, ये जो थिन रेडिकल लेयर्स हैं ये एक्सटेंड होती हैं फ्रॉम पिथ टू कैम्बियम लेयर, ठीक है। ये जो मेडुलरी रेज हैं ये पिथ से कैम्बियम लेयर तक होती हैं, ठीक है। इनका फंक्शन क्या होता है, ये जो गोल गोल जो आपको एनुलर रिंग्स दिख रही हैं ना, जिसको हम ग्रोथ रिंग्स भी बोलते हैं, इनको होल्ड करने का काम करती हैं, ठीक है। इनको होल्ड करती हैं जो भी आपके ये जो हार्टवुड और सैपवुड में जो एनुलर रिंग्स दिख रही हैं ना, इनको होल्ड करने का काम करती हैं और पेड़ को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करती हैं, ठीक है। अब ये जो एनुलर रिंग्स हैं, ये जो गोल गोल सी एनुलर रिंग्स आपको दिख रही हैं, इनका क्या फंक्शन होता है, These are concentric layers of wood
ऑल्सो नोन एज ग्रोथ रिंग्स। ठीक है, ये जो आपको सर्कुलर जो रिंग्स दिख रही हैं, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स दिख रही हैं, इनको हम ग्रोथ रिंग भी बोलते हैं। ये क्या करती हैं, ये पेड़ की एज के बारे में बताती हैं। ठीक है, ये ट्री की एज को शो करती हैं। ठीक है, उसके बारे में बताती हैं कि आपका पेड़ कितनी एज का है। ठीक है, उसके अलावा जैसे जैसे पेड़ की ग्रोथ बढ़ती है, ये जो एनुअल रिंग्स हैं ये भी जो हैं बढ़ती रहती हैं। ठीक है, और एनुअल रिंग्स मतलब कि सालाना आने वाली एक रिंग। ये जो रिंग है साल में एक ही बार आती है। ठीक है, ठीक है, एक साल में ये एक ही रिंग आती है पेड़ के अंदर, और ये जो है पेड़ की एज के बारे में डिफाइन करती है। ठीक है, इससे पेड़ की एज के बारे में पता चलता है। ठीक है, अब इनको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। ठीक है, बात करते हैं पिथ की, जिसको आप कोर भी बोलते हो। ठीक है, और मेडुला भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो पिथ है ये इनर मोस्ट सेंट्रल पोर्शन होता है ट्री का। ठीक है, और ये सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट्स को एट यंग एज। ठीक है, उसके अलावा जो आपका हर्टवुड है ये इनर एनुलर रिंग्स सराउंडिंग द पिथ, जो भी इनर एनुअल रिंग्स थी जो कि पिथ के अराउंड दिख रही थी, उसको हम क्या बोलते हैं, हर्टवुड बोलते हैं। ये जो आपको दिख रही हैं, ठीक है, ये देखो, ये जो दिख रही हैं आपको डार्क पोर्शन पिथ के अराउंड, ये क्या है, हमारी हर्टवुड है। ठीक है, ठीक है, ये डार्क कलर में होती है और ये डेड सेल्स को कंटेन करती है। ठीक है, ये सबसे स्ट्रॉन्गर पार्ट होता है टिम्बर का, जिसको आप इंजीनियरिंग पर्पस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है सैपवुड। सैपवुड को हम एल्बर्नम भी बोलते हैं। ठीक है, एल्बर्नम। ठीक है, ये क्या है, आउटर एनुअल रिंग्स होती हैं बिटवीन हर्टवुड एंड कैम्बियम लेयर। ठीक है, मैंने आपको पिक्चर में बताया था, ये देखो यहाँ पे, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये लाइट कलर में, ठीक है, ये जो आपको लाइट कलर में दिख रहा है ये क्या है, सैपवुड है। ठीक है, ये हर्टवुड और कैम्बियम लेयर के बीच में प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, ये लाइट वेट में होती हैं और लाइट कलर में होते हैं। ठीक है, ये जो सैपवुड है ये लाइट इन वेट एंड लाइट इन कलर होती है। ठीक है, और ये लिविंग सेल्स को कंटेन करती है और बहुत ही लेस स्ट्रॉन्ग होती है, और इसके ऊपर फंगस का अटैक भी इजीली हो जाता है। ठीक है, और ये जो है इट टेक एक्टिव पार्ट इन ग्रोथ ऑफ ट्री। ये ट्री के ग्रोथ में जो है इन्वॉल्व रहती हैं। ठीक है, ये सैपवुड क्या करता है, ये ट्री की ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कैम्बियम लेयर। ठीक है, अब हम बात करेंगे कैम्बियम लेयर के बारे में। ठीक है, कैम्बियम लेयर क्या है, एक थिन लेयर होती है सैप की, जो कि सैपवुड एंड इनर बार्क के बीच में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ट्री की ग्रोथ के लिए। ठीक है, दिस लेयर ऑफ सैप आफ्टर सम टाइम्स कन्वर्ट इनटू सैपवुड। ठीक है, और ये जो थिन लेयर जो आपने देखी सैप की, ये कुछ टाइम के बाद सैपवुड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है इनर बार्क। इनर बार्क क्या करती है, ये एक इनर लेयर बोल दो या स्किन बोल दो, जो प्रोटेक्ट करती है, कवर करती है कैम्बियम लेयर को। नेक्स्ट है आउटर बार्क। ठीक है, आउटर बार्क क्या करती है, ये सबसे आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है, स्किन होती है, जो ट्री को जो है आउटर अटैकिंग एजेंसीज से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, सच एज वेदरिंग एजेंसीज, बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स एंड फंगस। ठीक है, उसके बाद आती है मेडुलरी रेज। मेडुलरी रेज क्या होती हैं, थिन रेडियल फाइबर्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम पिथ टू कैम्बियम लेयर। ठीक है, ये पतली पतली रेडियल फाइबर्स होती हैं जो पिथ से कैम्बियम लेयर तक रहती हैं प्रेजेंट। ठीक है, और ये क्या करती हैं, ये होल्ड करने का काम करती हैं एनुअल रिंग्स को ऑफ हर्टवुड एंड सैपवुड। जो भी हर्टवुड और सैपवुड में आप जो एनुअल रिंग्स देख रहे थे, उनको होल्ड करने का काम करती हैं और साथ में पेड़ को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एनुअल रिंग्स। ठीक है,
एनुअल रिंग्स क्या करती हैं? दीज आर द कॉन्सेंट्रिक लेयर्स ऑफ वुड नोन एज ग्रोथ रिंग, ठीक है, उनको हम ग्रोथ रिंग्स भी बोलते हैं। ये पेड़ की एज को शो करती हैं, ठीक है, और साथ में इंक्रीज होती रहती हैं जैसे जैसे पेड़ की ग्रोथ होती है, ठीक है। एनुअल रिंग्स जो है साल में एक ही रिंग आती है पेड़ के अंदर, और ये पेड़ की एज को शो करती है, पेड़ की एज को डिफाइन करती है, ठीक है, सालाना आने वाली एक रिंग, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ टिम्बर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहता है प्रॉपर्टीज ऑफ टिम्बर, ठीक है, इसको हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज को वन बाय वन, ठीक है। पहले हम बात करते हैं डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में, ठीक है। डेंसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे टिम्बर की, ठीक है। पहले तो मुझे एक चीज़ बताओ, डेंसिटी होती क्या है, ठीक है। डेंसिटी के बारे में आपने एफएम के अंदर स्टडी किया होगा। डेंसिटी क्या होती है? इट इज़ द रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है इट इज़ द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल टू डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। एक तरह का रेशो होता है डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल टू डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब कोई भी मटेरियल वाटर से कितना भारी है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी के अंदर हम क्या करते हैं, दो अलग अलग मटेरियल्स की डेंसिटी को कंपेयर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम जो है टिम्बर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे टिम्बर की डेंसिटी को कंपेयर करेंगे वाटर की डेंसिटी के साथ, कि वाटर के कंपैरिजन में टिम्बर कितना जो है भारी है, ठीक है। मतलब टिम्बर जो है वाटर से कितना भारी है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। इट इज़ द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ टिम्बर टू डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो हमारे पास जो यहाँ पे एवरेज जो डेंसिटी बताई है इन्होंने, तो जो एवरेज डेंसिटी है या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम उसको? एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हम बोलते हैं, ठीक है। ये जो है इसकी रेंज बताई है इन्होंने 450 टू 950 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। इसकी जो एज बताई डेंसिटी बताई है, एपरेंट डेंसिटी, वो किसके बीच में है? 450 टू 950 kg पर मीटर क्यूब, जो कि 1000 kg पर मीटर क्यूब से कम है, ठीक है। ये तो है इसकी एपरेंट डेंसिटी। क्या है ये? इसकी एपरेंट डेंसिटी है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। ये जो एपरेंट डेंसिटी है इसके अंदर क्या रहता है, ये वो डेंसिटी है जिसके अंदर आपके टिम्बर की वाटर भी, उसके एयर वॉइड्स प्लस जो भी उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं उसको हम इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। जो एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है या एवरेज डेंसिटी जो होती है वो वाटर की डेंसिटी से कम रहती है, क्योंकि उसके अंदर क्या आ जाता है, वाटर आ जाता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, एयर वॉइड्स आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इन्वॉल्व होती हैं टिम्बर के सॉलिड पोर्शन के साथ। अदरवाइज अगर हम टिम्बर की ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो वो कितनी होती है? 1.54, ठीक है। जो ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वुड की वो हमेशा ग्रेटर देन रहती है 1, ठीक है, 1 से वो ग्रेटर होती है। मतलब कि अगर हम सॉलिड पोर्शन देखें टिम्बर का, ठीक है, तो सॉलिड जो होता है उसकी हमेशा डेंसिटी जो है वो ज़्यादा रहती है, ठीक है। सॉलिड की जो डेंसिटी है वो हमेशा ज़्यादा रहती है। तो
इसीलिए हम जब बात करेंगे ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी की, तो जो ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी रहेगी वुड की वो हमेशा 1 से ज़्यादा रहती है। कितनी बताइए यहाँ पे 1.54। लेकिन जब हम एवरेज डेंसिटी या फिर एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं तो वो हमेशा 1000 से कम रहती है। ठीक है, 1 से वो कम होती है, 1000 kg/m³ से वो कम रहती है, क्योंकि उसके अंदर क्या आ जाता है, पेड़ के जो सॉलिड पोर्शन है उसके अलावा उसमें वाटर भी आता है, उसमें एयर वॉइड्स भी आते हैं। ठीक है, जैसे आपकी सॉइल का एग्जांपल लेते हैं तो सॉइल के अंदर क्या होता है, सॉइल के सॉलिड्स भी रहते हैं, ठीक है, प्लस वाटर होता है, प्लस एयर वॉइड्स होते हैं। ठीक है, अगर हम उसके वाटर को, उसके एयर वॉइड्स को हटा देते हैं तो रह जाते हैं सॉइल के सॉलिड्स। ठीक है, और सॉलिड जो है उसकी डेंसिटी जो होती है वो हमेशा लिक्विड से ज़्यादा ही रहती है। तो अगर हम एवरेज डेंसिटी की बात करेंगे तो जो एवरेज जो डेंसिटी है या फिर एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो हमेशा 1000 से कम रहेगी, 450 to 950 kg/m³। लेकिन जब हम ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करेंगे या फिर ट्रू डेंसिटी की बात करेंगे वुड की, तो वो 1.54 रहेगी। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सॉलिड पोर्शन रहेगा टिम्बर का, जिसके अंदर उसके फाइबर्स या सेल्स रहेंगे। बाकी अगर वाटर और एयर वॉइड्स को हटा दें तो नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी रहती है टिम्बर की वो रहता है उसका मॉइस्चर कंटेंट। अब मॉइस्चर कंटेंट के बारे में स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पेड़ होता है, हमारा जो टिम्बर होता है वो हाइग्रोस्कोपिक होता है इन नेचर में। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर का क्या मतलब है? ठीक है, ये जो टर्म लिखी है हाइग्रोस्कोपिक, इसका मतलब है कि जब भी हमारा इन्वायरमेंट ह्यूमिड होगा, ठीक है, उसमें उमस ज़्यादा होगी, नमी ज़्यादा होगी, तो जो हमारे फाइबर हैं वो पानी नमी को एब्जॉर्व करेंगे। जो भी पेड़ के फाइबर्स हैं वो पानी को, नमी को एब्जॉर्व करेंगे और उनकी वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, यानी कि हमारे फाइबर्स क्या हैं, वो सैचुरेट हो जाएंगे। ठीक है, सेल कैविटी में पानी भर जाएगा। ठीक है, और अब अगर हम टिम्बर को ड्राई करना शुरू करेंगे तो जैसे टिम्बर ड्राई होगा पानी कम होता चला जाएगा। तो पानी जैसे ही कम होगा तो पहले तो सेल कैविटी से गायब होगा। ठीक है, जो सेल कैविटी से उससे पानी जाएगा, बाहर निकलेगा, फिर जो है फाइबर से निकलना शुरू होगा, जिससे हमारे फाइबर्स जो हैं ड्राई हो जाते हैं और जो है श्रिंक कर जाता है हमारे टिम्बर का वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे जो मॉइस्चर कंटेंट के बारे में बताया है कि इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हमारा जो टिम्बर है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, कि मतलब जैसे ही इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो वो क्या करता है, उस नमी को एब्जॉर्व कर लेता है। ठीक है, तो एक्चुअल में एज पर जो टिम्बर का कोड है उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट जो बताया है फॉर स्ट्रक्चरल एलिमेंट के लिए वो 10 to 20% की रेंज में होना चाहिए। ठीक है, जो हमारा टिम्बर का कोड है वो बोलता है कि जो हमारा टिम्बर के लिए जो मॉइस्चर कंटेंट की जो रेंज रहनी चाहिए वो 10 से 20% के रेंज के बीच में ही रहनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है ड्राइंग बिलो फाइबर सैचुरेशन पॉइंट कॉजेज द श्रिंकेज। ठीक है, अब ये फाइबर सैचुरेशन पॉइंट है क्या? ठीक है, ये आपको दिख रहा है टिम्बर का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये क्या है, ये हैं लंबे लंबे जो आपको दिख रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, फाइबर्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो आपको लंबे लंबे जो दिख रहे हैं ये क्या है, फाइबर्स हैं। ठीक है, और ये जो आपको ऊपर दिख रहे हैं गोल गोल से, ये क्या है, सेल कैविटीज़ होती हैं। ठीक है, सेल कैविटीज़ होती हैं। ठीक है, पोर्स हैं। ठीक है, ये तो ये फाइबर सैचुरेशन पॉइंट क्या है इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, जैसे मान लो आपने पेड़ काटा। ठीक है, जब आपने ताज़ा ताज़ा पेड़ काटा तो उसके अंदर जो वाटर कंटेंट था, मॉइस्चर कंटेंट था कट करने पे वो था 50%। ठीक है, जब आपने पेड़ को फ्रेशली कट किया तो उस टाइम पे उसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट था वो था 50%। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप पेड़ को जो है सुखाते हो, उसकी सीजनिंग करते हो, ठीक है, उसको ड्राई करते हो,
तो उससे क्या होता है, उसका मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाता है। और जब वो 12% पे पहुंचेगा, ठीक है ना, वो जो 12% पे जो मॉइस्चर कंटेंट पहुंचेगा उसको हम क्या बोलेंगे, फाइबर सैचुरेशन पॉइंट। मतलब कि पहले तो जैसे ही आपके इन्वायरमेंट के अंदर ह्यूमिडिटी हुई, ठीक है, तो उस केस में पेड़ ने, ये लकड़ी है, इसने क्या किया, मॉइस्चर को एब्जॉर्व करना शुरू करा, ठीक है। तो ये जो सेल कैविटीज़ आपको दिख रही है ना, ये जो आपको सेल कैविटीज़ दिख रही हैं, इसके अंदर पानी भर जाता है, ठीक है। ये जो खाली बीच में स्पेस है, इसके अंदर पानी भर जाएगा, इसको हम सेल कैविटीज़ बोलते हैं, ठीक है। वो जो है वाटर इसके अंदर भर जाएगा, ठीक है। और ये जो बाहर आपको फाइबर्स दिख रहे हैं, इसके अंदर भी क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट रहता है। ये पूरे के पूरे जो है मॉइस्चर से भरे होते हैं, ठीक है, फुल्ली सैचुरेटेड होते हैं, ठीक है। जब आपका पेड़ आप ताज़ा ताज़ा काटते हो तो इन फाइबर्स के अंदर भी मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट रहता है, और इन सेल कैविटीज़ के अंदर भी क्या रहता है, मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट रहता है। ये पानी से भरे रहते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इस पेड़ को सीजनिंग करते हो, उसको सुखाते हो, तो सबसे पहले जो पानी कहाँ से रिमूव होता है, इन सेल कैविटीज़ से रिमूव होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या रहता है, फ्री वाटर रहता है, ठीक है, फ्री वाटर रहता है, या इसको हम कैविटी वाटर भी बोलते हैं, क्योंकि ये सेल की कैविटीज़ में प्रेजेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो पानी है ये रिमूव होता है इन सेल कैविटीज़ से, ठीक है। बट जैसे ही ये पानी सेल कैविटीज से रिमूव हो जाता है तो इससे पेड़ के वॉल्यूम के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता है, ठीक है। इस पानी के निकल जाने पे भी, जब पानी की एक बूंद भी नहीं बचेगी इस सेल कैविटीज़ के अंदर, लेकिन फिर भी आपके जो है पेड़ के वॉल्यूम में कोई भी श्रिंकेज, आपके ट्रंक में ये जो टिम्बर है इसके अंदर कोई भी श्रिंकेज नहीं होगा। और जो आपका ये फाइबर्स है ना, फाइबर्स, इनके अंदर जो पानी रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, बाउंड वाटर बोलते हैं, ठीक है, जो कि फाइबर्स में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अगर ये पानी जो है निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ड्राई हो जाएगा, तो उस टाइम पे क्या होगा कि वॉल्यूम में चेंजेस आएंगे, ठीक है। अगर कैविटीज से पानी निकलता है तो ये पेड़ के वॉल्यूम में कोई भी चेंजेस कॉज नहीं करेगा। लेकिन अगर इन फाइबर्स में से जब पानी निकलेगा, इन फाइबर्स में से जब वाटर जो है निकलना शुरू हो जाएगा, मॉइस्चर कंटेंट जो है, ये बाउंड वाटर जब है निकलना शुरू हो जाएगा, तो फाइबर्स ड्राई होने लग पड़ेंगे, और जिससे कि आपका जो है पेड़ का वॉल्यूम ये चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या है, श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। तो फाइबर सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है, फाइबर सैचुरेशन पॉइंट एक ऐसा मॉइस्चर कंटेंट है जिसमें कि जो सेल हैं, फाइबर्स हैं, वो आपके फुली सैचुरेटेड होंगे, बट सेल कैविटी में कोई भी पानी की ड्रॉप प्रेजेंट नहीं रहती है, ठीक है। फाइबर सैचुरेशन पॉइंट वो पॉइंट होता है कि एक ऐसा मॉइस्चर कंटेंट है जिसमें सेल और ये जो फाइबर है ये तो फुली सैचुरेटेड होते हैं, बट सेल कैविटी में नो ड्रॉप ऑफ वाटर प्रेजेंट, ठीक है, एक भी पानी की ड्रॉप प्रेजेंट नहीं होती है, उसको बोलते हैं हम फाइबर सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है। और अगर आपकी सेल में ये जो कैविटीज़ हैं, सेल कैविटीज़ में पानी अगर रिमूव हो जाए या ना हो तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। ये जो सेल कैविटीज़ है ना, इसके अंदर चाहे वाटर प्रेजेंट हो या ना हो, इससे पेड़ के वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर फाइबर में से वाटर कम हो जाता है, जो लंबे लंबे फाइबर्स दिख रहे हैं, इससे अगर वाटर कम हो जाता है देन वॉल्यूम में चेंज आएगा, देन ये श्रिंकेज कॉज करेगा, ठीक है। और इसीलिए टिम्बर का जो कोड है उसमें रेकमेंड किया है कि जो आपके टिम्बर के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है फॉर स्ट्रक्चरल एलिमेंट के लिए वो कम से कम 10 to 20% की रेंज के बीच में होना ही चाहिए, अदरवाइज जो है वॉल्यूम जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन करा था मैंने कि वाटर कंटेंट जब फ्रेशली हम पेड़ को कट करते हैं उसके अंदर 50% रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, पेड़ को जो है सीजनिंग करते हैं, उसको ड्राई करते हैं, तो
12% तक हम उसका जो है मॉइस्चर कंटेंट ले आते हैं, 12 to 15%, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो 12 से 15% जो मॉइस्चर कंटेंट है, इसको हम फाइबर सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि हमारी वो मॉइस्चर कंटेंट जिस पे हमारी सेल कैविटीज़ में से तो पानी हम ड्राई करवा देते हैं, लेकिन जो है आपके फाइबर्स उस टाइम पे जो है वो फुली के फुली वाटर से सैचुरेटेड होते हैं, ठीक है। तो फाइबर सैचुरेशन पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पे आपकी सेल कैविटीज़ तो खाली हैं, उससे वाटर को आपने रिमूव कर दिया है, लेकिन फाइबर्स जो हैं वो फुल्ली सैचुरेटेड हैं, ठीक है। उस पॉइंट को हम बोलते हैं फाइबर सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि फाइबर सैचुरेशन पॉइंट क्या है। एक बार फिर से बता देती हूँ कि जब हमने पेड़ को फ्रेशली कट किया था तो उस टाइम पे था वाटर कंटेंट उसके अंदर 50%, लेकिन जैसे ही हमने पेड़ को सीजनिंग करना शुरू करा, उसको ड्राई करा, तो जो वाटर कंटेंट रह गया है वो 12% से 15% के बीच में रह जाता है, ठीक है, जो कि पेड़ के लिए ज़रूरी भी है। इससे कम जो है मॉइस्चर कंटेंट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका पेड़ का जो वॉल्यूम है वो श्रिंक कर जाएगा। तो ये वो मॉइस्चर कंटेंट है जिसके ऊपर आपकी सेल कैविटीज से जो है वाटर बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो जाता है। नो ड्रॉप ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सेल कैविटी। ये वो मॉइस्चर कंटेंट है जिसमें आपकी सेल कैविटीज़ के अंदर कोई भी पानी प्रेजेंट नहीं होता है, बट आपकी जो फाइबर्स हैं वो फुली के फुली सैचुरेटेड रहते हैं, ठीक है। सेल वॉल्स फुली की फुली सैचुरेटेड रहती हैं। एट दैट वाटर कंटेंट इज नोन एज फाइबर सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है। फाइबर सैचुरेशन पॉइंट क्या है? वो मॉइस्चर कंटेंट है जिसके में आपके जो सेल कैविटीज़ हैं इसमें तो कोई पानी नहीं होगा, बट आपकी जो फाइबर्स हैं ये फुली की फुली सैचुरेटेड रहेंगी, ठीक है। अगर आपकी सेल कैविटीज़ में से पानी निकल भी जाता है तो उससे वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर आपके फाइबर्स में से वाटर निकल जाता है तो वो क्या करेगा? टिम्बर के वॉल्यूम में चेंज करेगा, ठीक है। तो फाइबर सैचुरेशन पॉइंट वो मॉइस्चर कंटेंट है जिसमें सेल और फाइबर्स जो फुली सैचुरेटेड रहेंगे, सेल वॉल या फाइबर्स आपके फुली सैचुरेटेड रहेंगे, बट सेल कैविटीज़ में कोई भी पानी प्रेजेंट नहीं होगा। नो सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सेल कैविटी, ठीक है। दैट पॉइंट इज कॉल्ड फाइबर सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है साउंड कंडक्टिविटी। अब जो टिम्बर है उसकी जो साउंड होती है, उसकी जो स्पीड ऑफ साउंड है, उसकी रेंज बताई है 3000 to 5000 मीटर पर सेकेंड। आपको पता है कि जो साउंड की स्पीड होती है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, और लिक्विड में उससे कम होती है और एयर में बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो स्पीड रहती है साउंड की वो किस में होती है? सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में एंड देन गैस में, ठीक है। तो टिम्बर क्या है? टिम्बर एक सॉलिड पोर्शन है, ठीक है, सॉलिड मटेरियल है। तो उसमें जो स्पीड दे रखी है साउंड की वो बता रखी है 3000 to 5000 मीटर पर सेकेंड। जो स्पीड ऑफ साउंड रहेगी टिम्बर के अंदर उसकी रेंज बता रखी है 3000 to 5000 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी रहती है टिम्बर की वो रहती है हीट कंडक्टिविटी। अब हीट कंडक्टिविटी के बारे में स्टडी करते हैं तो आपको पता है कि जो टिम्बर है, जो लकड़ी है, उसकी जो हीट कंडक्टिविटी जो होती है वो लो रहती है, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपने आयरन के रॉड देखी होगी, स्टील की रॉड देखी होगी। जब आप उसको हीट करते हो किसी एक एंड पे तो दूसरे एंड पे भी क्या होता है? आपको हीट जो है वो फील हो जाती है, ठीक है। अगर आप स्टील की रॉड या तो फिर आप आयरन की रॉड को एक एंड पे गर्म कर रहे होते हो तो दूसरे एंड पे गर्मी जो है वो फील हो जाती है, बट वुड में जो आप एक एंड जला रहे हो तो उसमें जो है हीट दूसरे एंड पे ट्रांसफ़र नहीं होती है, ठीक है। वुड में क्या होता है? अगर आप एक एंड उसका जला रहे हैं
तो हीट जो है वहीं तक रहेगी, ठीक है, दूसरे एंड तक नहीं जा पाती है, ठीक है। तो इसकी जो हीट कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ही लो होती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, बर्तनों में भी जो आपके तवा है जैसे, या फिर उसमें जो है आप हैंडल जो अप्लाई करते हो वो लकड़ी का अप्लाई करते हैं, ठीक है, जिससे कि जब आप खाना बनाते हो तो आप उसको ईजिली जो है उस हैंडल से पकड़ पाते हो, क्योंकि वो जो है हीट को कंडक्टिविटी जो होती है उसकी बहुत ही कम होती है, वो गर्म नहीं होता, ठीक है। और जो हीट कंडक्टिविटी जो रहती है टिम्बर की, वो मोर रहती है अलोंग फाइबर्स देन अक्रॉस फाइबर्स, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है इसके बारे में आपको मैं बताती हूँ, ठीक है। ये देखो इस पिक्चर में, ये जो आपका फाइबर है ना, ये जो लेंथ वाइज देखो, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन बोलते हैं इसको हम, ठीक है। जो लेंथ के अलोंग जो डायरेक्शन रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है ये क्या है, अक्रॉस द फाइबर, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ये क्या है, ये है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन और ये क्या है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ठीक है। तो जो फाइबर जो आपका टिम्बर है उसकी जो हीट कंडक्टिविटी होती है वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे जो फाइबर्स हैं वो कॉन्टिन्यूस हैं, ठीक है, बीच में कोई भी ब्रेकेज नहीं है, ठीक है, वो लेंथ के अलोंग जो हैं बिल्कुल कॉन्टिन्यूस हैं, ठीक है, बिल्कुल रेगुलर हैं, ठीक है। यहाँ पे बीच में जो है कोई भी बीच में ब्रेकेज नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर अक्रॉस द फाइबर देखें तो बीच में क्या है, यहाँ पे बीच में कैविटीज आ जा रही हैं, ठीक है, एयर वॉइड्स आ जा रहे हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो आपकी फाइबर है यहाँ पे वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, इसलिए जो है यहाँ पे हीट की कंडक्टिविटी जो है आपकी अक्रॉस द फाइबर वो कम रहती है, अलोंग द फाइबर जो है वो ज़्यादा रहती है, ठीक है, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे जो आपके फाइबर्स जो है ना वो बीच से यहाँ पे टूटे नहीं हैं, लेंथ के अलोंग देखें तो बीच से ये कोई भी फाइबर जो है यहाँ से ब्रेकेज नहीं है, टूटा नहीं है, तो ये जो हीट की कंडक्टिविटी है लेंथ के अलोंग ज़्यादा रहेगी, ठीक है। लेकिन जब बात करेंगे अक्रॉस द फाइबर तो यहाँ पे क्या है, बीच में बहुत सारे वॉइड्स आ जाते हैं, ठीक है, कैविटीज़ आ जाती हैं, तो फाइबर यहाँ पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। अक्रॉस द फाइबर देखो ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, इसीलिए क्या है, यहाँ पे हीट की कंडक्टिविटी अक्रॉस द फाइबर्स जो है वो कम रहती है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, वो है इलास्टिक मॉडुलस, ठीक है। इलास्टिक मॉडुलस क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं इलास्टिक मॉडुलस के बारे में, ठीक है। इट इज़ द रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। इलास्टिक मॉडुलस क्या होता है, रेशो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का, ठीक है। स्ट्रेस में जैसे कि आप बोल सकते हैं स्ट्रेस क्या है, एक तरह की इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होती है, ठीक है। जैसे आप टिम्बर को पुल कर रहे हो, कॉम्प्रेस कर रहे हो, ठीक है, बेंड कर रहे हो, शेयरिंग फोर्स उस पर अप्लाई कर रहे हो, तो वो क्या है, स्ट्रेस कॉज करता है, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या है, एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है, ठीक है। तो इलास्टिक मॉडुलस क्या है, एक रेशियो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इलास्टिक मॉडुलस के केस में, जैसे कि टिम्बर के कोड रहते हैं, ठीक है, एक तो उसके प्रेजर्वेटिव्स के लिए कोड अलग से है, क्लासिफिकेशन के लिए कोड अलग से है, सीजनिंग के लिए कोड अलग से है, जिसके अंदर टिम्बर को जो है क्लासिफाई बहुत अच्छे से किया गया है, ठीक है। अगर बेंडिंग की बात करें तो बेंडिंग में इलास्टिक मॉडुलस के आधार पे टिम्बर को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, ठीक है। ग्रुप ए में जो इलास्टिक मॉडुलस है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। ग्रुप बी के अंदर इलास्टिक मॉडुलस थोड़ा सा कम रहता है और ग्रुप सी में इलास्टिक मॉडुलस बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो इलास्टिक मॉडुलस क्या होता है, रेशो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का, ठीक है। अगर बात करते हैं स्टील की
तो स्टील में जो इलास्टिक मॉडुलस जो रहता है स्टील का वो 2 लाख के बराबर होता है। 2 × 10⁻5 न्यूटन पर mm²। ठीक है, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ स्टील इज 2 लाख, 2 × 10⁻5 न्यूटन पर mm²। ठीक है, तो जो हमारा टिम्बर है इसका जो इलास्टिक मॉडुलस जो रहता है उसकी रेंज रहती है 5000 to 15,000 न्यूटन पर mm²। ठीक है, ये जो टिम्बर की प्रॉपर्टी जो है इलास्टिक मॉडुलस, ये कहाँ से कहाँ तक है, इसकी रेंज 5000 से 15,000 के बीच में रहती है न्यूटन पर mm²। ठीक है, और यहाँ पे जो इलास्टिक मॉडुलस तो बताया है टिम्बर का, वो लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में ज़्यादा रहता है ट्रांसवर्स डायरेक्शन के। ठीक है, जो आपका टिम्बर है इसका जो इलास्टिक मॉडुलस जो रहता है वो लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में ज़्यादा रहता है ट्रांसवर्स डायरेक्शन के। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन मैंने आपको बताया था जो कि अलोंग द फाइबर। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना पिक्चर में, ये अलोंग द फाइबर जो लेंथ के अलोंग है इसको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन। और ये जो आपको दिख रहा है ये अक्रॉस द फाइबर जो है ये क्या है, ट्रांसवर्स जो है डायरेक्शन है। ठीक है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन है। ठीक है, अब जो हमारा वुड है वो क्या होता है, एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल होता है। एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल क्या होता है, अगर हम बात करते हैं आइसोट्रॉपिक मटेरियल की, आइसोट्रॉपिक मटेरियल वो होता है जिसमें अगर आप टिम्बर के किसी भी एक पॉइंट से देखेंगे तो हर डायरेक्शन में आपको सेम ही इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती हैं। ठीक है, वुड के अगर आप किसी भी एक पॉइंट से आप स्टडी करेंगे डिफरेंट डायरेक्शन में तो आपको इलास्टिक मॉडुलस जो है वो हर डायरेक्शन में सेम मिलेगा। ठीक है, लेकिन वुड हमारी जो होती है एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल है। एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल का मतलब है कि अगर आप वुड को किसी एक पॉइंट पे स्टडी करोगे तो उसके हर डायरेक्शन में डिफरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेंगी। अगर मान लो ये वुड का अगर आप किसी एक पॉइंट पे स्टडी कर रहे हो तो अगर आप इस डायरेक्शन में देखोगे तो आपको इलास्टिक मॉडुलस जो है वो अलग दिखेगा, इस डायरेक्शन में देखोगे तो इलास्टिक मॉडुलस अलग मिलेगा, और इस डायरेक्शन में देखोगे तो इलास्टिक मॉडुलस जो है वो अलग मिलेगा। मतलब कि वुड के किसी भी एक पॉइंट पे आप स्टडी करते हो तो आपको अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन में अलग अलग इलास्टिक मॉडुलस जो है देखने को मिलता है। ठीक है, और इलास्टिक मॉडुलस होता क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है टिम्बर की वो है स्ट्रेंथ ऑफ द टिम्बर। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ द टिम्बर। ठीक है, जिसमें आती है टेंसाइल स्ट्रेंथ, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ एंड शेयर स्ट्रेंथ। ठीक है, पहले हम बात करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ में क्या होता है कि जो अगर आप ये जैसे एक मैंने पिक्चर बना रखी है यहाँ पे, ये आपका क्या है, टिम्बर का जो है एक लॉग है। ठीक है, इसको जो ये जो डायरेक्शन रहती है ये रहती है लेंथ के अलोंग। ठीक है, और ये जो रहता है लेंथ के अक्रॉस रहता है। ठीक है ना, ट्रांसवर्स रहता है। ठीक है, लेंथ के। ठीक है, तो अगर आप पेड़ को जो है इस डायरेक्शन में पुल करते हो, खींचते हो, ठीक है ना, अगर आप इस डायरेक्शन में खींचते हो तो आपका जो है टिम्बर जो है वो बिल्कुल भी जो है पुल नहीं होगा, ईजिली पुल नहीं होगा, उसके फाइबर्स जो हैं वो ईजिली जो हैं वो पुल नहीं होंगे। अगर आप उसको जो है टेंसाइल फोर्स अप्लाई करोगे अलोंग द फाइबर्स तो वो क्या है, वो ईजिली पुल नहीं होंगे। लेकिन जब आप बात करोगे अक्रॉस द फाइबर तो इस केस में जब आप टेंसाइल जो स्ट्रेस अप्लाई करोगे, टेंसाइल लोड जो अप्लाई करोगे अक्रॉस द फाइबर, तो यहाँ से जो है पेड़ के फाइबर्स को पुल करना जो है, खींचना इजी रहता है। ठीक है, तो जो टेंसाइल जो स्ट्रेंथ होती है ना टिम्बर की अलोंग द फाइबर वो ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, उसको जो है अगर आप टेंसाइल जो फोर्स अप्लाई करते हो अलोंग द फाइबर तो उस केस में जो है फाइबर्स को पुल करना जो है डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, मतलब कि पैरेलली अगर आप जो है लोड अप्लाई करते हो टिम्बर पे तो उसके फाइबर्स जो हैं उसको आप जो है ईजिली पुल नहीं कर पाते हो। ठीक है, लेकिन अगर वही आप जो है अक्रॉस द फाइबर जो है टेंसाइल लोड अप्लाई करते हो या फिर इसके ऊपर जो है फोर्स लगाते हो तो उससे क्या होगा, आपके फाइबर्स जो है वो ईजिली जो है
वो पुल हो जाएंगे, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो जो आपकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ रहती है वो अलोंग द फाइबर ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है, अक्रॉस फाइबर, ठीक है, अक्रॉस द फाइबर, ठीक है। ये जो आपके टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो फाइबर्स के अलोंग ज़्यादा होती है कंपैरेटिव टू अक्रॉस द फाइबर, ठीक है। बात करते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की। तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ में देखो, अब अगेन जो है पिक्चर की हेल्प से यहाँ पे मैंने बताया है कि ये जैसे आपके पास ये पेड़ है, इसको आपने लेंथ के अलोंग जो है आपने कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई करी, और लेंथ के अक्रॉस भी आपने कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई करी, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि जो लेंथ के अलोंग जब आप इसको कंप्रेस करोगे तो ये क्या होंगे, इसके फाइबर बेंड हो जाएंगे, लकड़ी आपकी क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी ईजिली। लेकिन अगर वही आप जो है लोड या फोर्स जो अप्लाई करते हो अक्रॉस द फाइबर अप्लाई करते हो तो उसमें उसको बेंड करना डिफ़िकल्ट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो अक्रॉस द फाइबर ज़्यादा रहती है। टिम्बर की जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अक्रॉस द फाइबर ज़्यादा होती है। इसको जो है इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करने पे ये इजीली बेंड नहीं होता, कॉम्प्रेस नहीं होता। लेकिन अगर आप इसको लेंथ के अलोंग इसके ऊपर जो है फोर्स अप्लाई करोगे तो आपके जो फाइबर हैं वो बेंड हो जाएंगे, ठीक है, आपकी लकड़ी जो है बेंड हो जाएगी जल्दी, ठीक है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है अक्रॉस द फाइबर वो ज़्यादा होती है कंपेरेटिव टू अलोंग द फाइबर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेयर स्ट्रेंथ की। तो शेयर स्ट्रेंथ को हम स्लाइडिंग फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो शेयर स्ट्रेंथ है ये भी अक्रॉस द फाइबर ज़्यादा होती है, ठीक है, अक्रॉस द फाइबर क्या होती है, ज़्यादा रहती है, जैसे कि आपको फर्स्ट पिक्चर में दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपने शेयर फोर्स अप्लाई करी, ठीक है, अक्रॉस द फाइबर। तो इस डायरेक्शन में जब आप शेयर फोर्स अप्लाई करोगे तो ये क्या करेंगे, इससे फाइबर्स जो हैं वो, जैसे आपके ये जो फाइबर्स हैं वो पास पास जुड़े हुए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पास पास हैं, ठीक है। जिससे कि क्या होगा कि जब आप इसमें शेयर फोर्स अप्लाई करोगे तो ये जो है बेंड हो जाएगा हल्का सा, लेकिन ये बीच में से कटेगा नहीं, ठीक है। जब आप इसके ऊपर जो है मान लो शेयर फोर्स अप्लाई करते हो तो जिससे क्या है कि आपके जो ये फाइबर्स हैं, ठीक है ना, ये जो है टाइटली पैक्ड हैं। अगर आप इसके ऊपर लोड भी अप्लाई करोगे या तो इसके ऊपर चढ़ भी जाओगे तो इसमें हल्की सी बेंडिंग होगी, लेकिन ये जो है बीच में से कटेगा नहीं, ठीक है, आपके जो फाइबर्स हैं वो स्लाइड नहीं होंगे। लेकिन जब आप इस डायरेक्शन में अलोंग द फाइबर जो है आप इसके ऊपर शेयर फोर्स अप्लाई करते हो तो क्या होगा, आपके जो फाइबर्स हैं इस डायरेक्शन में शेयर फोर्स अप्लाई करने से ईजिली स्लाइड हो जाएंगे, ठीक है, ईजिली जो है एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसकी जो शेयर स्ट्रेंथ है वो अक्रॉस द फाइबर जो है वो ज़्यादा होती है कंपैरेटिव टू अलोंग द फाइबर। यहाँ पे अगर आप यहाँ से खींचते हो इसको, यहाँ से खींचते हो तो ये आपके जो फाइबर है एक दूसरे के ऊपर से इजीली स्लाइड हो जाएंगे। मतलब कि इस डायरेक्शन में जो है अलोंग द फाइबर इसकी जो है स्ट्रेंथ, शेयर स्ट्रेंथ कम है। अगर आप इस डायरेक्शन में इसके ऊपर जो है शेयर फोर्स अप्लाई करते हो तो क्या होगा कि जब आप इसके ऊपर जो है शेयर फोर्स अप्लाई करोगे तो ये जो है इससे हल्के से बेंड हो जाएगा, लेकिन ये जो है शेयर ऑफ नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ की, ठीक है। तो आपने देखा कि जो आपके टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो अलोंग द फाइबर ज़्यादा होती है, ठीक है, फाइबर के अलोंग जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा रहती है, ठीक है। ये जो फाइबर है इसके अलोंग जो है टेंसाइल जो है स्ट्रेंथ वो ज़्यादा रहती है, ठीक है। इस डायरेक्शन में अगर आप इसको टेंसाइल फोर्स अप्लाई करते हो तो ये जो है इसको पुल करना डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है, ये जो है इसके फाइबर्स को जो है पुल करना डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए जो है ये स्ट्रेंथ अच्छी खासी देता है अलोंग द फाइबर। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो अक्रॉस द फाइबर ये ज़्यादा अच्छे से जो है इसको रेजिस्ट कर पाता है, ठीक है, ये बेंड नहीं होता है। लेकिन जब आप बात करते हैं शेयर स्ट्रेंथ की तो यहाँ पे अगेन अक्रॉस द फाइबर जो है ये अच्छी खासी जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके जो इस डायरेक्शन में जो है फाइबर्स जो है वो स्लाइड नहीं होते हैं, ठीक है, और ना ही कटता है, ठीक है, ये इजीली यहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छी देता है। जबकि आप इसको अगर अलोंग द फाइबर अप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या होंगे, फाइबर्स एक दूसरे के ऊपर इजीली स्लाइड हो जाएंगे, ठीक है, जो फाइबर्स एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड हो जाएंगे, ठीक है, इजीली।
इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसलिए अक्रॉस द फाइबर जो है शेयर स्ट्रेंथ ज़्यादा रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो जो टिम्बर की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और उसकी बेंडिंग स्ट्रेंथ जो है वो सेकंड नंबर पे आती है, और जो सबसे कम जो रहते हैं टिम्बर की वो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ रहती है, ठीक है। मतलब अगर देखा जाए ओवरऑल तो टिम्बर जो है वो टेंशन में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। उसके बाद बेंडिंग में भी अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है उसकी सबसे कम होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो 2 to 4 टाइम्स मोर देन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ से जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो 2 से 4 गुना ज़्यादा होती है, ठीक है। 2 to 4 टाइम्स ज़्यादा होती है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ से, ठीक है। और अगर बात करते हैं इसकी श्रिंकेज की, तो यहाँ पे नोट करके मैंने लिखा हुआ है कि जो सर्कमफ्रेंशियल श्रिंकेज जो है वो ज़्यादा होती है रेडियल श्रिंकेज से, और जो रेडियल श्रिंकेज है वो ज़्यादा होती है लॉन्गिट्यूडिनल श्रिंकेज से, ठीक है। मतलब यहाँ पे बताया है कि जब भी आपका जो है टिम्बर के अंदर जैसे मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट रहता है ना, ठीक है, तो मॉइस्चर कंटेंट जब प्रेजेंट रहता है और जब आप उसकी सीजनिंग करते हो, मतलब पानी को मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव करते हो, तो सबसे पहले जो वाटर कंटेंट के रिमूव होने पे जो श्रिंकेज जो होती है वो सर्कमफ्रेंशियल श्रिंकेज होती है। जो आपको पिक्चर दिख रही है ना, ये जो आपको पिक्चर दिख रही है जहाँ पे मैंने ये कर्सर से इसको बता रही हूँ, तो ये जो गोल गोल दिख रहा है ना सर्कमफ्रेंशियल श्रिंकेज, इसके अलोंग जो है श्रिंकेज ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद जो है रेडियल श्रिंकेज, ये जो रेडियस दिख रहा है रेडियल श्रिंकेज आती है, और उसके बाद आती है लॉन्गिट्यूडिनल श्रिंकेज, मतलब लेंथ के अलोंग जो है श्रिंकेज बहुत ही कम होती है। लेंथ के अलोंग जो है आपका टिम्बर बहुत ही कम श्रिंकेज करता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा श्रिंकेज जो होती है सर्कमफ्रेंशियल श्रिंकेज होती है, ठीक है। ये जो सर्कमफ्रेंशियल श्रिंकेज दिख रही होगी, ठीक है, ये देखो ये जो दिख रहा है ना ये सर्कमफ्रेंशियल श्रिंकेज है, ठीक है, ये सर्कमफ्रेंशियल श्रिंकेज है। उसके बाद आती है रेडियल श्रिंकेज एंड देन आती है लॉन्गिट्यूडिनल श्रिंकेज, ठीक है। ये सर्कमफ्रेंशियल श्रिंकेज, ये है रेडियल श्रिंकेज, और ये क्या है लॉन्गिट्यूडिनल श्रिंकेज, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो आपका टिम्बर श्रिंक करता है वो सर्कमफ्रेंशियल जो है सर्कमफ्रेंशियल डायरेक्शन में, फिर उसके बाद रेडियल एंड देन लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में श्रिंकेज बहुत ही कम होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टिम्बर, ठीक है, ठीक है। क्या क्या एक अच्छे टिम्बर की कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की। तो जो टिम्बर है चाहे उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हो, चाहे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हो, चाहे बेंडिंग स्ट्रेंथ हो, इन तीनों में जो उसकी स्ट्रेंथ है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। एक अच्छी क्वालिटी का टिम्बर जो है वो हाई स्ट्रेंथ शो करने वाला होना चाहिए, चाहे उसकी टेंशन हो, चाहे उसमें कॉम्प्रेशन हो, चाहे उसमें बेंडिंग हो, ठीक है। इन तीनों में उसकी जो स्ट्रेंथ है वो हाई रहनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की। तो जो आपका टिम्बर है वो ड्यूरेबल रहना चाहिए, ठीक है, टिकाऊ रहना चाहिए। कोई भी वेदरिंग कंडीशन हो, ठीक है, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, वो क्या होना चाहिए, उसको अच्छे से रेजिस्ट करने वाला होना चाहिए, एक ड्यूरेबल होना चाहिए आपका टिम्बर, ठीक है। और यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी हमने टिम्बर को जो है क्लासीफाई किया है 3 पार्ट्स में, लो ड्यूरेबल, मीडियम ड्यूरेबल एंड हाई ड्यूरेबल, ठीक है। लो ड्यूरेबल जो है उसके अंदर क्या होता है, जो लाइफ स्पैन होता है वो लेस देन रहता है 60 मंथ्स और 5 ईयर्स, ठीक है। मतलब कि अगर आपका टिम्बर कम ड्यूरेबल रहेगा तो उसका जो लाइफ स्पैन होगा, जो लाइफ होगी वो 5 साल से भी कम रहेगी, ठीक है। अगर आपका टिम्बर जो है मीडियम ड्यूरेबल रहेगा तो मीडियम ड्यूरेबल में जो उसका लाइफ स्पैन रहेगा वो रहेगा 60 to 120 मंथ्स के बीच में, यानी कि 5 से 10 साल के बीच में जो है उसका लाइफ स्पैन रहेगा, ठीक है। और अगर आपका टिम्बर जो है वो हाई ड्यूरेबल रहता है, मतलब कि उसमें जो लाइफ स्पैन है वो
120 मंथ से भी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। उसकी जो एज रहेगी, उसकी जो उम्र रहेगी, लाइफ स्पैन जो है वो 10 साल से भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हम ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे भी टिम्बर को 3 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। लो ड्यूरेबल यानी कि उसकी जो लाइफ स्पैन होगी वो 5 साल से कम होगी। मीडियम ड्यूरेबल यानी कि उसका जो लाइफ स्पैन रहेगा वो 5 से 10 साल के बीच में रहेगा। हाई ड्यूरेबल यानी कि उसका जो लाइफ स्पैन है वो 10 साल से भी ज़्यादा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो जो एक अच्छी क्वालिटी का टिम्बर जो है वो हाई फायर रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। वो फायर को बहुत अच्छे से रेजिस्ट करने वाला होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो स्वीट स्मेल कॉज करने वाला होना चाहिए। जब उसके पास आप जाते हो तो अच्छी स्मेल आनी चाहिए उसमें से, ठीक है। बैड स्मेल नहीं आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्लियर रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करने वाला होना चाहिए। जब आप दो जो पीसीस जो है टिम्बर के उनको आपस में स्ट्रक करते हो तो एक क्लियर रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होनी चाहिए, डल साउंड नहीं आनी चाहिए उसके अंदर से, ठीक है। नेक्स्ट ये एक गुड क्वालिटी है टिम्बर की, ठीक है। नेक्स्ट उसकी जो फाइबर्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। बीच में से मुड़े हुए नहीं होने चाहिए, कट नहीं होने चाहिए, बिल्कुल रेगुलर होनी चाहिए, स्ट्रेट होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है टफनेस। जो आपका टिम्बर है, अच्छी क्वालिटी का टिम्बर, वो टफ होना चाहिए, ठीक है। उसकी जो इम्पैक्ट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। इम्पैक्ट को बहुत अच्छे से रेजिस्ट करने वाला होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हार्ड मेडलरी रेज। जो मेडलरी रेज हैं बिल्कुल रेगुलर होनी चाहिए, हार्ड होनी चाहिए, ठीक है। जो कि अच्छे से होल्ड कर पाए एनुलर रिंग्स को, ठीक है। एनुलर रिंग्स को प्रॉपरली होल्ड कर पाए, ठीक है। बिल्कुल रेगुलर हो, ठीक है, कॉन्टिन्यूस हो, ठीक है। और नेक्स्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो रहती है एनुअल रिंग्स। जो एनुअल रिंग्स हैं वो टिम्बर की रेगुलर होनी चाहिए, डेंस होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल जो है सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक शेप में होनी चाहिए, मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल रेगुलर होनी चाहिए, कॉन्सेंट्रिक होनी चाहिए और डेंस होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी एक गुड क्वालिटी टिम्बर की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो रहती है लो वाटर परमेबिलिटी, ठीक है। जो आपका टिम्बर है, अच्छी क्वालिटी का टिम्बर, उसकी जो है वाटर टाइटनेस ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। वो ज़्यादा पोरस नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो मोर वाटर टाइट होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि वाटर उसके अंदर इजीली पेनिट्रेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा वाटर टाइट होना चाहिए, लो वाटर परमेबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी गुड क्वालिटी टिम्बर की, ठीक है। आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगेगा, ठीक है। ओके, बाय, गुड नाइट।